कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। तो वीरेंद्र भाई। जी हाँ पुरुषोत्तम भाई। तो सर्दी बढ़ भी रही है और थोड़ी कम भी हो रही। पुरुषोत्तम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि उतार चढ़ाव जो है चल रहा है। सुबह में शाम में देखें तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, बिल्कुल, और कहीं कहीं धुंध भी देखी जाए बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, सवेरे तो बड़ी धुंध रहा है। हाँ, और जैसे ही देखें दोपहर के बाद फिर धूप निकल जाए, सूरज थोड़ा सा निकले, धूप थोड़ा आराम सा मिला, आराम सा भी राहत मिला काफी। बिल्कुल। पर यह बात है पुरुषोत्तम भाई जी, दिन में तो राहत मिलेगी, चलो उसमें हमने भी राहत मिलेगी, पशुधन ने भी राहत मिलेगी, क्योंकि जरूरी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं ने भी थोड़ी धूप लगाने का विचार कर रही हैं जो अंदर। बिल्कुल सही है। पर इसके साथ साथ ये बात तो नहीं हुआ है ना कि आमतौर पर जो सर्दियों का मौसम है, बिल्कुल, उसमें जो पशुओं का रख रखाव कराया जा, वो उनकी जरूरत के अनुसार कराया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनका जो आवास है, रख रखाव है, खान पीन है, भोजन की व्यवस्था है, वो सारी की सारी देखनी पड़ेगी, तभी हम पशुओं से अच्छा लाभ जो है ले सकेंगे कि उनका रखरखाव किस तरह करना है, रहने का जो स्थान है वो कैसा हो, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी। अब जैसे हम सर्दी की विशेष बात कर रहे हैं, तो सर्दी से बचा कर रखेंगे तो उनकी सेहत भी वीरेंद्र भाई अच्छी रहेगी। बिल्कुल आपने, और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। जी हाँ, दूध की। हाँ, सही कह रहे हैं। और दूध की गुणवत्ता भी बढ़िया रहेगी। कई बार ज्यादा सर्दी हो जाए तो पशुओं का दूध कम हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, कहते हैं कि भी ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा सेध रहा है तो भाई थोड़ा दूध का उत्पादन कम हो जाए। एक बात और है पुरुषोत्तम भाई जी, यदि सही आवास व्यवस्था हो, प्रबंध हो, तो उसमें यो भी देखा जा है कि जो पशुओं का स्वास्थ्य और सेहत तो ठीक रहेगा, उनका व्यवहार भी ठीक रहेगा, व्यवहार भी और आराम भी मिलेगा। नहीं तो आसपास रहेंगे, तंग रहेंगे, तो यूं कह देना कि आदमी सुबह होते चिड़चिड़ा नहीं होता भीड़ भाड़ में, पशुधन भी जो है थोड़ा चिड़चिड़ाहट। बिल्कुल। तो इसीलिए जो आज बात करने जा रहे थे वो यही था कि पशुओं के लिए जो है उचित आवास प्रबंध व्यवस्था कैसी बढ़िया हो कि ये जो आराम जो है पशुओं ने बेहतर मिले और कोई दिक्कत उनको ना हो। और पशुओं ने वीरेंद्र भाई आराम मिलेगा ना, तो पशुओं की बीमारी भी होने के संदेशा कम हो जाएगा। अभी आपने बिल्कुल सही कही, खर्चा कम होगा, हाँ, और मृत्यु दर कम हो जाएगी। जी हाँ। तो उसलिए जो अपने बाड़े हैं ना, जो आवास प्रबंधन की बात कर रहे हैं, आवास व्यवस्था की, जी हाँ, तो सबसे उसकी वो तो बाड़ा बोल रहा हूँ, तो या जहाँ पशु बंद है, पशुशाला कह लो, पशुशाला कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में न्यू भी कहते हैं कि भाई डांगरा की चपाड़ में हम बिल्कुल बड़े बड़े जो कमरे बनाते हैं उनके, उसमें भी अंदर करते हैं, तो सर्दियों में करते हैं। हाँ। जैसा आजकल का मौसम चल रहा है सभी करे हैं उनके अंदर। तो एक तो उनकी ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पशु है, हमारी संख्या कितनी है पशुओं की, जी हाँ, और कितना बड़ा हमने जो आवास व्यवस्था उनकी ये बाड़ा बना रखा है। क्योंकि यदि हमने देख लिया ना भी पशु हमारे पास ज्यादा है और बाड़ा हमारा छोटा है, तो पशुओं ने खड़े होने में, बैठने में, घास खाने में, सब में दिक्कत आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी, बिल्कुल सही है। और एक जो वैज्ञानिक तथ्य देखे हैं जो इसके ऊपर नजर डालें पुरुषोत्तम भाई, जब आपने बात करी कि भीड़ भाड़ से जो बचे, उसमें जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं, या फिर जिस तरह जोटा है, सांड है, गाय है, में काम करने वाले हैं, तो इनमें जो देखा जाए, जो वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार न्यू भी कहें जी कि भाई गाय को
एक गाय को जो ढका हुआ स्थान है, कमरे के अंदर बांध रहे हैं हम, तो हाँ। वहां पे कम से कम 3.5 वर्ग मीटर की जगह उसको चाहिए। और एक खुले गाय में- को? एक गाय को। और खुले में जब बाहर बंद है जी। तो उसमें जो है लगभग 7 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। यानी कि दुगनी होगी वीरेंद्र भाई ये तो? हाँ, दुगनी होगी। और इसी आधार पे, इसी अनुपात में जो है फिर क्या हो जाए कि पशुओं की संख्या देखनी। उसके अंदर देखने। और भैंस को 4 वर्ग मीटर की, जी और खुले में फिर वही है, उससे दुगनी डबल हो करनी। जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 8 चाहिएगी। और इसी तरह झोटा सांड वगैरह होया, उनको थोड़ी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। 12 वर्ग मीटर की अंदर अच्छा। छपे हुए में। जी, जी। और खुले में आ जाए 120 वर्ग मीटर की जगह जो है उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए, ज्यादा क्योंकि चाहिए। वे खसेंगे भी, अपने आप ने हरकत भी करेंगे, तो आ जा। और छोटे कटड़ू बछड़ू की जो बात कर लें तो उसमें 1 वर्ग मीटर कम से कम ढके हुए में और 2 वर्ग मीटर खुले में चाहिए। तो ये एक वैज्ञानिक है, वही नहीं है भाई किसी ने बना दीजिएगा भाई क्यों है क्यों नहीं है, जिससे कि पशु पूरे आराम से वहां पे रह सके। तो इस तरह एक तो वीरेंद्र भाई इस तरह पशु है ना अपने, जी हाँ, उनके जो छोटे कटड़े बछड़े हैं उनको भी यदि हम उससे अलग रखें बड़े पशुओं से तो वो भी बेहतर व्यवस्था है। जी अभी आपने सही कहा। पर यो पुरुषोत्तम भाई थोड़ा सा जो ताजी ब्याई जो कटड़ू बछड़ू हो जाए या गाय भैंस हो जाए, उनकी नजर में भी रहना चाहिए, नहीं रात भर जो है फिर वो खोर पड़ा है कि भाई बछड़ू हाँ, कहाँ चले गया है। हाँ, तो थोड़ा सा नजर में रहे, नजर में भी रहे या थोड़ा सा दूर भी रहे, जिससे कि उसका लगाव उसके साथ ज्यादा रहे। ज्यादा रहे। और आवास व्यवस्था जो बनाई हमने, एक तो हवा का आवागमन तो उसमें होना चाहिए, पर जैसे आजकल सर्दी है, सर्दी में सीधी हवा नहीं जानी चाहिए उसमें। जिस तरह से भी कोई उसमें दरवाजा है, खिड़की है, उसको बंद भी कर दें हम, हवा भी थोड़ी बहुत जानी चाहिए, जालियां वगैरह लग रही हो, जी। और उसके ऊपर कोई पल्ली वगैरह टांग दे। हाँ, ढक दें उसका, दरवाजा है दरवाजा बंद कर दो, नहीं पल्ली है पल्ली लगा दो उसके ऊपर, कुछ भी है। और ऐसा भी हो कि जब वो खुले ना दिन में खोल दें, जी जो पल्ली लगा रखी है या कुछ और कोई दरवाजा लगा रखा है, या पुराड़ी वगैरह का एक बना दे हैं, छप्पर सा टाइप सा बना दे हैं, वो लगा दे हैं हवा के रुकावट के लिए, तो उनको दिन में हटा दो, जिससे कि जो साफ सफाई होएगी वो भी हो हवा जाएगी, ताजी आवेगी, धूप और लगेगी, धूप भी लगेगी। जी हाँ। और पशुओं की जो संख्या, जैसे आप कह रहे थे कि बाड़े की संख्या के अनुसार, बाड़ा जितना बड़ा होगा उसके अनुसार होनी चाहिए कि पशु जो है आराम से खड़ा हो सके, आराम से बैठ सके, आराम से खाना भोजन यानी कि घास खा सके, और थोड़ा सा टहल भी सके, घूम, क्योंकि वो पशु आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे हो सका। एक बात और है पुरुषोत्तम भाई जी, बहुत नाजुक सी बात मानी जाए या कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाना पशुओं की, जी। ज्यादा भीड़ में रहेंगे, उठेंगे भी बैठेंगे भी, तो उसमें क्या हो जाए, एक पशु तो बैठा जी, और दूसरा आगे पीछे हो रहा, गेड़े काट रहा है, ज्यादा तंग है, जी। तो मान लो बैठे हुए पशु के पूंछ पे पैर आ गया तो उसका तो पूंछ कट जाए वहीं थे। बीज कट सकता है। कई बार देखा है वीरेंद्र भाई कि ऐसे बाड़े पूरे पूरे बना रखे हो मैंने, और पशुओं की संख्या ज्यादा हुआ, जी। तो वहाँ कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक पशु बैठा है, दूसरा खड़ा, दूसरा खड़ा, हाँ यह बात आप सही कह रहे। हाँ, ऐसा हो जाए कई बार। और फिर बांधने की भी एक व्यवस्था थोड़ी बढ़िया रहनी चाहिए। एक तो हम बेल वाले खुंडा बांधा, हाँ वे लटकुआ कुंडे कहते हैं उन्हें, नीचे हाँ, खुरली में लग रहे होंगे बिल्कुल उनसे। बिल्कुल, उनको भी थोड़ा देखना है कि कितनी खोर है, कितनी खुरली बना रखी है हमने, और कितनी दूरी पे हमने वो बांध रखे है पशु, जी ताकि वो घास से आराम से खा सके। दूसरा एक बात और हम कर सके हैं वीरेंद्र भाई कि पशुओं को उल्टा बांधना। उल्टा बांधना, हाँ। तुम भाई यह कौन सा तरीका बताया आपने? ये वीरेंद्र भाई ऐसा है ना, आमतौर पे हमने जो देखा, हम जितनी भी आवास व्यवस्था बना रखी पशुओं के हमने, जी। तो एक खोर बना दे, खुरली जिसने ठीक बोला, करे। और उस पे हम पशु बांध दे सारे। अच्छा, एक तरफ एक सिरे पे बांध दिए, एक तरफ एक सिरे पे, दोनों के मुंह एक कन्नी हो गए। आमतौर पे तो न्यू कर लिया, यूं करा, बीच में घास गिर गया, बीच में घास गिर तो गया। आप कह रहे हैं विपरीत दिशा हो। दूसरी दिशा में भी बांध सका अच्छा, भी, ताकि क्या हुआ कि उनके जो मुंह है दूसरी साइड हो, दूसरी साइड हो, उससे क्या होगा, मतलब 2 खुरलियां बनानी पड़ेगी फिर। दो खुरलियां बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी ये तो रहा, लेकिन उससे फायदे भी वीरेंद्र भाई कई हैं। जैसे आमने सामने जो है बंधे हुए पशु हैं, एक दूसरे का सांस, अच्छा ये समझा मैं पुरुषोत्तम भाई, आप न्यू कहना चाह रहे हैं कि सांस के जरिए कोई संक्रमण जो है संक्रमण हो वो जाएगा, दूसरे स्वस्थ पशु में ना जाए। ना जावे। कहीं मान ले एक पशु हमारा बीमार है और वो सामने वाले पशु को भी बीमार कर सका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए उसको जो सांस है उसका, उसके दूसरे पर न जावा, दूषित जो वायु है वो दूसरे पशु पे ना जावा, और किसी प्रकार की रोग बीमारी फैलने की आशंका ना रहे। एक बात और है, रोग बीमारी की जब बात करी पुरुषोत्तम भाई जी, कई पशुओं में छूत के रोग हो जाए,
तो जब वो छूत के रोग हो रहे हों और वहाँ कट्ठे बांध रखे हैं जी और एक ही खुरली में घास गिर रहा है और वो खा रहा है, तो वो तो संक्रमण वहाँ से ही फैल सके। तो उससे जो है बेहतर रहेगा क्यों ना हम ऐसे जो बीमार पशु है, रोगी पशु है, उसको अलग बांध दे खुरली पे, बिल्कुल ही अकेला, वो भी एक जिससे कि उसका जूठा चारा दूसरे ना स्वस्थ खाओ। पशु ना खावे। और इसी तरह पानी भी अलग पियाओ उसने, पानी भी। एक ही अवधि में न पियाओ। हाँ, और इसमें दुधारू पशु और दूध ना देने वाले, इनको भी हम अलग 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 बांध सका है। ठीक करें। और अरे छोटे ये तो सही है पुरुषोत्तम भाई, आमतौर पे देखा भी जाए जी किसान भाई न्यू करें कभी, या तो दूध दे रही है, इस पे तो घास ज्यादा घेर, इस पे दलिया भी दे, मंड भी दे, इसने तो बनौड़े भी दे, और भाई जो बाजरी दूध थे हाँ। कोई नहीं, इसमें ठरास है भी नहीं होगा, बार बयान तो दो नहीं लग गया है। पर वीरेंद्र भाई इस तरह तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, उसको भी पूरी खुराक हाँ, चाहिए। क्योंकि उसने भी आगे दूध देना ही है। दूध देना है, और साथ साथ जो अच्छे बढ़िया नस्ल के स्वस्थ कटड़ू बछड़ू लेने हैं, या भविष्य की जो गाय बनेगी, भैंस बनेगी, वे इन्हीं कटड़ू बछड़ुओं से बनेगी, तो उनका जब- स्वास्थ्य बढ़िया होना हाँ, चाहिए। तो वो गर्भ में ही जो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छी खुराक उनको मिलनी चाहिए। हाँ, इस तरह छोटे कटरे बछड़ू है ना, जो उनको कई बार बड़े जो पशु हैं जी। खाना नहीं खाने देते पूरा। तो जैसे मैं बात कर रहा था भी, थोड़ा सा उन्हें दिखने तो चाहिए वो, परंतु थोड़ा सा हट के बंद है छोटी खुरली पे, खुरली भी छोटी हो, ये आपने अच्छी बात बताई। और वो आराम से मुंह पहुंच जाए उनका मुंह घास। पहुंच जाए और खाना आराम से वो खा सका भरपेट। जी हाँ। तो ये सारी की सारी बातें हम यदि ध्यान में रखेंगे तो जो पशुओं की आवास व्यवस्था है, उससे हमारे पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया रहेगा। और जितने भी हमने साफ सफाई करनी है बाड़े की, उसका भी बहुत बढ़िया तरीके से हम तालाब अच्छा, है जो, एक बात और है पुरुषोत्तम भाई, साफ सफाई की आप बात कह रहे हैं जी। जो क्या ऐसा भी हो सके कि भी बाड़ों के आसपास चलो, जिससे कि भी पेड़ वगैरह भी लगा दे, पर्यावरण साफ सुथरा रहे। हाँ, थोड़ा सा दूर हट के लगा सका, ताकि वहाँ पे वो वातावरण भी शुद्ध रहे और ठंडा भी रहे, गर्मियों में छायादार भी छायादार रहे। और यदि हम अच्छी तरह से बंद देंगे ना, जो हमने गोबर है, पेशाब है, जो मलमूत्र जिसने बोला हम, जी हाँ। तो उसका प्रयोग भी हम खाद के रूप में आराम से कर सकेंगे। और जो बिछावन है हटा देंगे उसको, और जो नया रात को फिर बिछा देंगे। जी हाँ, आपने सही किया। अच्छा, कभी कभी साथ में जो है हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में पुरुषोत्तम भाई जी, जो फिनाइल वगैरह से जो पशुशाला है अंदर से उसको धो दें उसको, तो वो उसमें कीटाणु रहित हो जाए, कीटाणु रहित हो जाएगी, साफ हो जाएगी, वो शुद्ध हो साफ जाएगी। रहेगा, और एक उबड़ खपड़ जगह ना हो, नहीं तो फिर दुधारू पशुओं के थनों पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जैसे आजकल सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा सा देरी से बाहर खड्डा है, हाँ, ये भी ये आपने थोड़ा सा भी, या तो यूं लगा कि धूप निकल गई, जी हाँ, और धूप में भी वीरेंद्र भाई पशु ने किसी ने बांधा ना, तो ऐसी जगह बांधा जैसे आजकल हवा चल रही, हवा भी ठंड, हवा में ठंड है, तो हवा जहां पर कम लग रही हो, या कंध के सहारे, दीवार के सहारे है ना, तो दीवार ओट में बांध ओट में बांध दें। हाँ, ओट में बांध दें तो पशुओं ने सीधी जो ठंडी हवा नहीं लगनी। तो ये सारी बातें हमने आवास व्यवस्था में पशुओं की ध्यान रखनी है, तो हमारा जो पशु है वो फिर स्वस्थ रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी उसका जैसे आप व्यवहार कह रहे थे, व्यवहार भी उसका अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा पशु। कह देना है तो मरखड़ा हो गया भाई। हाँ, और दूध का उत्पादन भी उसका बढ़िया रहेगा, गुणवत्ता उसकी बढ़िया रहेगी, और पशु हमारा बढ़िया रहेगा तो उसकी लागत जो है वो भी मानना बेचना पड़ गया तो अच्छी मिलेगी, और खर्चा थोड़ा सा कम भी रहेगा। और इस तरह से जो डेयरी व्यवसाय है या दुधारू पशु रख रहे हैं, अपने घरेलू जरूरत के लिए रख रहे हैं, ये सारा व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय रहे, बहुत बढ़िया व्यवसाय है। हाँ, तो पुरुषोत्तम भाई जी, या तो आप चर्चा कर रहे थे कि पशुओं के लिए उचित आवास प्रबंध व्यवस्था के ऊपर बड़ी बढ़िया जानकारी आपने दी, और ये बात एक और भी मेरे ख्याल में मन में आपके विचार आ रहा है कि जो मनुष्य तो सुने ही सुने हैं, जी जी, और जो न्यू अच्छा संगीत जो सभी प्राणी सुन लें, सभी प्राणी, तो मेरे ख्याल में फिर और भी मन खुश हो जाए सब। बिल्कुल, पहले आप संगीत सुनाओ, फिर अगली चर्चा की हम बात करेंगे। तो सुना भाइयों, यो फिल्म जर जोरू और जमीन का गीत।
पतली सी कामनी, ओ मेरे हाथ में ले जो डोल, मैं पतली सी कामनी। एक राह मुसाफिर मिल गया जी, एक राह मुसाफिर मिल गया, छोरी एक घूंट पानी से पिला, मैं परदेसी दूध का, गोरी एक घूंट पानी से पिला, मैं परदेसी दूध का, छोड़ना मेरी डूबे बाल्टी, छोड़ना मेरी डूबे बाल्टी, छोड़ना मेरा निवे शरीर, मैं पतली सी कामनी, छोड़ना मेरा निवे शरीर, मैं पतली सी कामनी। मेरा डोल कुएं में लटके से, मेरा डोल कुएं में लटके से, मेरी पूरी पूरी मटके से, मेरी पूरी पूरी मटके से, मेरा झिलमिल करे शरीर परे दिन खोले, मेरा झिलमिल करे शरीर परे दिन खोले, तेरा डोल कुएं में लटके से, तेरा डोल कुएं में लटके से, मेरा प्यार मिलन भटके से, मेरा प्यार मिलन भटके से, तेरा झिलमिल करे शरीर पूरे दिन हो देने, तेरा झिलमिल करे शरीर पूरे दिन हो देने। उठी उठी रे साथ झनकार, नड़ा तो रोया पाज घड़ा, उठी उठी रे साथ झनकार, नड़ा तो रोया पाज घड़ा, काली चूंदड़ी धोड़ा कुर्ता पंड का दामन लाल, काली चूंदड़ी धोड़ा कुर्ता पंड का दामन लाल, ओढ़ पैर पानी न चाले पड़े कमर में जाल, ओढ़ पैर पानी न चाले पड़े कमर में जाल, देखे देखे रे खड़े भरतार, नड़ा तो रोया पाज घड़ा, देखे देखे रे खड़े भरतार, नड़ा तो रोया पाज घड़ा। उठ जाइए रे कबूतर तन मारे बिजली, उठ जाइए रे, उठ जाइए रे कबूतर तन मारे बिजली, उठ जाइए रे, उड्या है कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, उड्या है कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, ढूंगाए बजंती नाड़ा लाइए गजबी, उठ जाइए रे, ढूंगाए बजंती नाड़ा लाइए गजबी, उठ जाइए रे कबूतर तन मारे बिजली, उठ जाइए रे, उठ जाइए रे कबूतर तन मारे बिजली, उठ जाइए रे। तो वीरेंद्र भाई हरियाणवी फिल्म जर जरूर ज़मीन का भाइयों ने गीत सुना, और अगली जो चर्चा है वीरेंद्र भाई करेंगे हम, पर आप मौसम की बात कर रहे थे कि ठंड घनी हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा मौसम की जानकारी भी भैया ने बता दो। बिल्कुल सही कह रहे हो पुरुषोत्तम भाई। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है, अधिकतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 6 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 7.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली। और जहाँ तक कल के तापमान का सवाल है, तो कल अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोहरा भी छाया रहेगा, कहीं कहीं हल्का हल्का धुंध की भी संभावना
वो उसका है। जी और इसके साथ ही पुरुषोत्तम भाई, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, हाँ, कल भी एक कार्यक्रम रहेगा कृषि। और कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा पॉलीटनल विधि के का सब्जी उत्पादन में महत्व है। एक विषय ये जी है। हाँ, और दूसरा विषय है गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर चर्चा रहेगी। जी, तो वीरेंद्र भाई अगली चर्चा की बात की तरफ बढ़ा, और अगली चर्चा का जो विषय है हमारा वो है जमीन से जुड़ा हुआ। अच्छा, खेती से भी जुड़ा हुआ, जमीन से भी जुड़ा हुआ है। देखो खेती की बात आ जा तो कुदरती तौर पर यूँ कहा जाए कि भी जो किसान है या ग्रामीण है हमारे, वो सभी जो हैं जमीन से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। और बिना जमीन के तो कोई काम ही नहीं चल सकता कहीं पर भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चाहे हम वहाँ पे विभिन्न फसलें ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, या बागवानी ले रहे हो, बागवानी कर रहे हैं, पशुपालन, यहाँ तक कि यही बात जो आप कह रहे हैं कि पशुपालन भी कर रहे हैं, वो भी जो जमीन पर चलेगा, क्योंकि उनके लिए हरा चारा जो उत्पादन हो रहा है वो खेतों से हो रहा है। पर वीरेंद्र भाई एक बात तो है, जी हाँ, भी जिस तरह से हम हमारे जो किसान हैं उत्पादन तो खूब ले रहे, खूब फसलें उगा रहे, जी हाँ, पर कहीं ना कहीं यह बात जरूर ध्यान में आवा है, देखने में आवा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जमीन की मिट्टी है ना, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी आ रही। ये तो आपने कुछ हद तक काफ़ी सही बात नोट करी पुरुषोत्तम भाई, कि किसान भाइयों की मेहनत में कोई शंका नहीं है, पूरे दिन रात एक करके जो है खेतों में अन्न का उत्पादन करे हैं। तो इसके साथ साथ उस अन्न के उत्पादन को बढ़ाने में जो एक भूमिका रही वो आ जा है रासायनिक खादों की। बिल्कुल, तो उनका भी इस्तेमाल खेतों में काफ़ी होया, जैसे कि अन्न उत्पादन में काफ़ी बढ़िया। तो समय के साथ साथ देखा जा रहा है कि ये जो रासायनिक खादों का ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल होने लगा, तो उसका भी प्रभाव शायद जो है अब देखने में आ रहा है कि आगे आगे ज़मीन की तासीर पर पड़ने लग रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। न्यू कहते हैं, कई बार न्यू भी कहते हैं भाई जो भी चीज़ खाओ उसी में जो है न्यू कहते हैं कि भी जहर मिल रहा है। जहर कहाँ से आ गया? वे नहीं कहे रासायनिक खाद्य ना, रासायनिक खाद्य हैं वो, और दवाइयाँ बेशुमार हैं। जी हाँ, जो भी कीटाणुनाशक जो इस्तेमाल कर रहे हैं या खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ठीक है उनका भी इस्तेमाल करना पड़ा है, पर ज़मीन की तासीर को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल में पुरुषोत्तम भाई जी, एक जो हमारी पुरानी पद्धति थी या तरीका था जो खाद वगैरह डालने का, हमने उसकी तरफ रुख फिर दोबारा करना पड़ सके। तो आपका इशारा जैविक कृषि की तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैविक खेती का भी अपना एक महत्व रहा है। बिल्कुल रहा। तो आज के दौर में भी उतना ही महत्व है, पर वो क्या महत्व उसका है जैविक तरीके में, क्या वो पुराना ही तरीका हमारा चला आ रहा है कि जिसमें हम जो करें थे कुर्डी वाली खाद हो जाती, कंपोस्ट तैयार कर रहे, या पुरुषोत्तम भाई कोई नया तरीका भी ले आए हो आप? कुछ और नए तरीके तो हैं, पर उन्हीं के रूप है वहाँ। अच्छा, उसी के रूप में, उसी के रूप में है। पहले हमारा जो परंपरा चल रही थी वो वही थी जो आप बता रहे हैं कि हम गोबर की खाद, जैविक खाद, ये खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक खाद, जैविक उर्वरक खाद, कंपोस्ट खाद, ये डाले करें। जी हाँ, तो उन्हीं के ये हमने वैज्ञानिकों ने हमारा उसका और बढ़िया शुद्धिकरण कर दिया। हाँ, जैसे मेरे ख्याल में आपका इशारा उसकी तरफ है जब वैज्ञानिक तथ्य की बात आ रही है कि पहले कंपोस्ट खाद तो कुर्डी में गोबर गेरते थे, फसल अवशेष डालते थे, वे गड़े थे, सड़े थे, साल 6 महीने में गड़ सड़ जाते, अगले साल उनको जो है फिर दोबारा दूसरे खेत में उसने दे दिया। पर आप कई बार देखे होगा बरसात में केंचुए निकले हैं, केंचुए निकले, उनके कारण भी कहते हैं कि जी धरती का जो है उत्पादन शक्ति जो है बड़े है, बहुत बड़ा। तो आपका इशारा मेरे ख्याल में वैज्ञानिक तथ्य में वही आ जाए कि वर्मी कंपोस्ट की तरफ जो है, केंचुआ खाद। हाँ, तो इसके बारे में जो आपका क्या? केंचुआ खाद जो पर्यावरण में है, केंचुआ एक तो पर्यावरण में वो शुद्धता बनाए रखा है, और दूसरा जितने भी अनुसंधान है उससे जो खाद पैदा हुआ है वो जमीन वाला बुरबुरी बना दे है केंचुए की खाद। और उसकी जो जिस तरह हम रासायनिक खादों की बात करें उसकी बजाय उस खेत खाद का प्रयोग करेंगे तो एक तो हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और जो हमारी खेती है ना, ज़मीन है, वो ज़मीन की जो ताकत है वो न्यू की नहीं बनी रहेगी। और हम जो खेती की ज़मीन में ही वीरेंद्र भाई केंचुए को पालकर या उनकी संख्या को बढ़ा करके परिस्थिति अनुसार जैसे पानी ले आके वो डाल करके, तो उसकी खेत की जो क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, उसमें वृद्धि कर सका। अच्छा, मतलब केंचुओं की सहायता ली और उसके जरिए हमने उर्वरक शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बना दिया। अच्छा, एक बात और जैविक कीट में कहते हैं कि भाई न्यू भी सुना है कि पौधों और वनस्पतियों के जरिए भी जो है
कुछ ऐसा नया तरीका हाँ, खोजा जा सकता? जैसे कई बार आजकल नीम की खाद चल रही। अच्छा, नीम की खाद, हाँ। नीम जो अपना वृक्ष है, वृक्ष है जो नीम है, पौधे और वनस्पति से जितने भी हमारे कीटनाशक हैं, नीम सर्वाधिक उसमें बढ़िया है। और नीम की खाद के द्वारा हम उसको, नीम की पत्तियां हैं, नीम की खली है, नीम के बीज हैं, उन्हें सड़ा करके बहुत बढ़िया जैविक कीटनाशक बना सका है। और उससे अपनी जो ज़मीन है उसको बढ़िया बना सका है। और हमने जो रासायनिक खाद्य हैं या दूसरे जो उनका उपयोग उनका कम हो सका है। और इसी तरह से और जो जैविक उर्वरक वगैरह हम इस्तेमाल करें हैं, हाँ। तो उस अवस्था में क्या करें जाए? जैसे कंपोस्ट खाद बना लिया अपन, कंपोस्ट खाद बनाकर, कंपोस्ट खाद भी जो वनस्पति है उनके जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको सड़ाकर कंपोस्ट खाद वाली खाद तैयार कर ले हैं, ढांचे वगैरह की। तो उससे भी हम जैसे फसलें बोआ, उड़द बोआ, मूंग बोआ, लोबिया बोआ, इन फसलों को बोलें और उनके जो पत्ते गिरा या वो गिरा है उनको उसी में वादें खेत में ही। और उनके जो मतलब अवशिष्ट बोलना जी ना, और उनको वो अच्छी तरह से उसमें सट जाएंगे और वो ही खाद का जो है काम हमारा दे देंगे। और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम भाई ये भी हो सके कि भाई जो हम उसमें ये दलहनी फसलों की काश्त ज़्यादा करें तो उनकी ग्रंथियां में जिस तरह कहते हैं कि भाई वो जीवाणु ऐसे आ जाए, नाइट्रोजन जो है धरती में स्थापित कर दें, तो उससे भी जो उर्वरक शक्ति होगी। तो जितने भी हमारे पुराने तौर तरीके हैं उनको अपना करके हम अपनी जो ज़मीन है उसकी शक्ति को, ताकत को बढ़ा दें, ताकि हमारी ज़मीन लंबे समय तक मानना बढ़िया उत्पादन जो है देवे। तो इसके साथ ही कार्यक्रम का समय वीरेंद्र भाई यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।